कहाँ से आया संगीत, कैसे आया, किसने बनाया? संगीत तो हमेशा से दुनिया में था, तब से ही जब से दुनिया बनी। जब हमारे पास भाषाएं नहीं थी, हमें बोलना नहीं आता था। संगीत का साथ शायद तब से है। जब दुनिया में आदमी आया तब उसके गले में आवाज तो थी, लेकिन इसका इस्तेमाल कैसे करे उसे इसका पता नहीं था। जब वो खुश होता तो गले से मधुर और मीठी आवाज निकालने लगते, इसमें कुछ लय होती। जब नाराज होता तो आवाज का अंदाज अलग होता। शुरुआती मानव को तभी से जीवन के हर रंग को आवाजों में पिरोना आ गया। यहीं से संगीत का जन्म हुआ। Press the bell icon and never miss a video from newsnumber.com। यानी जब हमें बोलना भी नहीं आता था तब से संगीत हमारे जीवन में था। संगीत तब हमारे सुख दुख का साथी था, हमारी भावनाओं का इजहार का भी माध्यम था। यही सिलसिला जब आगे बढ़ा तो इन आदिम मानवों ने इन आवाजों को संगीतमय शैली में ढालकर नृत्य की शैली भी इजाद कर ली। आदि मानव मुंह से अजीब तरह की लयपूर्ण आवाजें निकालते, सुख दुख में अजीबोगरीब तरीके से डांस करते। संगीत में जरूरी नहीं शब्दों की जरूरत ही हो, लयों की ध्वनिपूर्ण अदायगी ने संगीत की परंपराओं को सही मायनों में जन्म दिया। इन लयों और संगीत की समझ में हमारे आदिकाल के पूर्वजों और उनके बाद सभ्यता की ओर कदम बढ़ाने वाले खानाबदोश कबीलों में आ चुकी थी। आगे बढ़ती जीवन यात्रा में जब मनुष्य को भाषाएं मिली, गले की आवाजें महज ध्वनि नहीं बनकर शब्द और अक्षर में ढली, तो संगीत की भी नई यात्रा शुरू हुई। फिर इस तरह मनुष्य सभ्यता के सोपान पर आगे बढ़ता रहा, जीवन बदलता गया। उसी तरह संगीत को लगे पंख भी नई नई उड़ान भरते गए। इसके बाद आए वो यंत्र और साजो सामान जिन्होंने संगीत को और रवानगी दी। यानी संगीत के स्वरों को आवाज देने के लिए गले के साथ कुछ और सामान भी हमारे आदिकाल के पूर्वजों को मिल गए। करीब 20,000 साल पहले के अवशेष इस संकेत भी देते हैं। आदि युग की गुफाओं के पास पुरातत्व वैज्ञानिकों को हड्डी की बांसुरी मिली। इससे पता लगता है कि पाषाण काल में पोली हड्डी का इस्तेमाल बांसुरी के रूप में किया गया होगा। फिर लकड़ी की बांसुरी बनाई गई होगी। माना जाता है कि मानव का पहला संगीत यंत्र यही हड्डी वाली बांसुरी थी। इसी दौरान उसने कहीं पेड़ों के खोखले गोलाकार तनों को काटकर जब इस पर चमड़े का खोल चढ़ाया होगा तो इस पर थाप देते ही उसे अद्भुत आवाजें सुनने को मिली होंगी। बाद में यही बांसुरी और थाप देने वाले ढोल उसकी संगीत के शुरुआती साथी बने। बांसुरी और ड्रम उस दौर में दुनिया के अलग अलग क्षेत्रों में अलग तरह से विकसित हुए। हर महाद्वीप में बांसुरी और ड्रम के आकार प्रकार भी अलग थे। कहीं बांसुरी बहुत छोटी थी तो कहीं 2 मीटर लंबी, कहीं ड्रम छोटे आकार का तो कहीं बेहद विशालकाय। एक और संगीत यंत्र भी इस पाषाण काल में खास प्रचलित था, तो वो जल तरंग जैसा संगीत का यंत्र था जिसके हर छोर से संगीत के स्वरों की अलग तरह की लहरें निकलती थी। ऑस्ट्रेलिया के जनजातीय इलाकों में अब भी 2-2.5 मीटर की बांसुरी जबरदस्त फूंक मारकर बजाई जाती है। इसे वहाँ डिडगेरिडू कहा जाता है। बताया जाता है कि हड्डी की जो शुरुआती बांसुरी बनी वो उस विशालकाय हाथियों के सूंड से बनाई जाती थी। पाषाण काल में ज्यों-ज्यों ध्वनि का महत्व हमारे आदिम पूर्वजों को पता चला होगा तब उन्होंने तमाम चीजों से आवाजें निकालकर उन्हें संगीतमय बनाने की कोशिश की होगी। उसमें पत्थर से लेकर लकड़ी आदि सभी शामिल रहे होंगे। हर क्षेत्र में संगीत का अलग ढंग से विकास हुआ, उस पर अलग छाप पड़ी, उसकी अलग शैली और खासियतें प्रचलित हुई। दुनिया भर में संगीत की हजारों नहीं बल्कि लाखों शैलियां हैं। हर 100 कोस पर संगीत पर इलाके का पानी चढ़ा, उसे अलग बोली और अंदाज में पिरोया गया। अपने देश में भी संगीत की परंपरा जितनी पुरानी है, सिंधु घाटी काल खुदाई में एक एक नृत्य बाला की मुद्रा में कांस्य की प्रतिमा मिली। यानी करीब ईसा से करीब 3000 पहले संगीत हमारे जनमानस में बसा हुआ था। जब वैदिक काल की शुरुआत हुई तो संगीत भजन और मंत्रों के रूप में ढलकर सामने आया। उस युग में हमारे समाज में संगीत से उपजी शैली इस कदर चरम पर थी कि हमारे सबसे महान ग्रंथ रामायण और महाभारत महाकाव्य के रूप में निकलकर आए, जो गद्य नहीं बल्कि पद्य थे। ऋग्वेद यजुर्वेद सभी में संगीत पर खासा प्रकाश डाला गया। इसमें संगीत के वाद्य यंत्रों, उत्पत्ति और बजाने के तौर तरीकों का विस्तार से वर्णन किया गया है। राग हमारी सभ्यता में शुरू से है। भारतीय संस्कृति में संगीत के आदि प्रेरक शिव और सरस्वती हैं। माना जाता है कि संगीत का ज्ञान हमारे पूर्वजों, महर्षियों और मनीषियों को सीधे ईश्वर से हासिल हुआ था। 5वीं शताब्दी में मतंग मुनि ने संगीत के बारीक पहलुओं पर बृहद देखी लिख दिया।
प्राचीन काल में भारतीय संगीत को दिव्य और अलौकिक माना जाता था। धर्म, आध्यात्म और साधना के वातावरण में उसका विकास हुआ। मंदिरों और आश्रमों में उसका पालन पोषण। मंदिर के अलावा राजमहल और राज दरबार भी संगीत के मुख्य केंद्र बने। फारस से मुस्लिम शासकों के भारत आने के बाद देश में संगीत का नया सफर शुरू हुआ। फारसी संगीत और भारतीय शास्त्रीय संगीत के मिश्रण का दौर शुरू हुआ। अलाउद्दीन खिलजी का दरबार अपने संगीत और संगीतज्ञों के लिए प्रसिद्ध था। उत्तरी भारत में सबसे पहला संगीत सम्मेलन जौनपुर के सुल्तान हुसैन शर्की ने आयोजित किया था। ग्वालियर के राजा मान सिंह तोमर ने संगीत की एक संस्था को स्थापित किया था, जिसमें संगीत के 4 श्रेष्ठ नायक थे, जिसका काम संगीत सुनना और संगीत चर्चा की गोष्ठियों का आयोजन करना था। इसी दौर में खास ध्रुपद शैली का विकास हुआ। भारतीय संगीत का सुनहरा युग अकबर के शासनकाल में आया, जिसके दरबार में 1-2 नहीं बल्कि 36 संगीतज्ञ थे, जिसमें बैजू, बावरा, तानसेन, रामदास और तानसेन जैसे महान गायक शामिल थे। बादशाह अकबर को घंटों संगीत सुनने की आदत थी। शाहजहां भी संगीतकारों की बहुत कद्र करते थे, बल्कि वो खुद भी खासा अच्छा गाते थे। मुगल साम्राज्य के अंतिम दिनों में बादशाह मोहम्मद शाह जफर के दरबार में संगीत की चहल पहल होती थी। अंग्रेजों के शासनकाल में संगीत के सुहाना सफर थोड़ा प्रभावित जरूर हुआ, लेकिन सुर संगीत का जादू फिर छाने लगा। संगीत का रूहानी एहसास पंख फैलाए फिर नई ऊंचाइयां छूने को बेताब लगता है।